हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर आज हुआ है, जो कि 11th ऑफ द मार्च 2024 को हुआ है। आज हम लोग इस टॉपिक पे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल आंसर्स को मैं इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q आर एक्सप्रेस एज P का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 18, P का जो वैल्यू है वो है 18, A का स्क्वायर B का पावर 4 है। ठीक है, और जो Q का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 20, A का क्यूब है B का स्क्वायर है। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है A B प्राइम नंबर्स है, देन एलसीएम ऑफ P एंड Q इज। ठीक है, तो P एंड Q का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? ये एक चीज आप देख सकते हैं कि जो दोनों में कॉमन जो होगा वो हम निकाल लेंगे। 18 और 20 में कॉमन कौन सा है? 2 है कि नहीं? 2 निकालने के बाद क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इस दोनों में से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर है और इस दोनों में से बी स्क्वायर है। 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। उन्होंने बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म, उन्होंने बोल रखा है फर्स्ट टर्म ए का जो वैल्यू है वो क्या है? -16 है। ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस जो डी का वैल्यू है वो क्या है? -2 है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज, तो S10 n/2 दैट इज क्या होगा? 10/2 इंटू 2a, ए की जगह पे कितना होगा? -16 प्लस 10 - 1, 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू कितना था हमारे पास? -2 था। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 -32 -9 इंटू 2 18, सो 5 इंटू -50 -250 -250 मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उन्होंने बोल रखा है फर्स्ट सम डाटा x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, ऐसे कैसे कहते हैं xn तक है, विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 है, f2 है और ऐसे fn तक है। देन द वैल्यू ऑफ, इसका उन्होंने वैल्यू पूछ रखा है 1 से लेके n तक। ये क्वेश्चन नंबर है 3rd। ठीक है, fi और दिस xi माइनस ऑफ x मीन। ठीक है, तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ fi xi और 1 से लेके n तक। एक्चुअली ये क्या है? एक मीन को ही रिप्रेजेंट करता है, माइनस ये दिस समेशन ऑफ 1 से लेके n तक fi और x मीन, ये वैल्यू भी क्या है? एक मीन को ही रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? तो ओवरऑल जो वैल्यू क्या है? ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4th। उन्होंने बोल रखा है द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो एक सॉलिड क्यूब लेना पड़ेगा, इसका की एज क्या है? 2 सेंटीमीटर है, और वहां से हमें क्या करना है? एग्जैक्टली एक राइट सर्कुलर कोन को कट करना है। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है कि कोन का जो वॉल्यूम होना चाहिए क्या होना चाहिए? हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? इसको मैं रब करता हूं। जो वैल्यू होना चाहिए वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, एक मैं क्यूब को ले लेता हूं, इस तरीके से क्यूब को लेता हूं। ठीक है, अच्छा, मुझे इसमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम मैं कैसे कर सकता हूं? मैं ऐसा करता हूं, इस टॉप सरफेस पे जो कोन का जो बेस है मैं इस टॉप पे ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। अगर मैं इस बेस को ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इसका जो ये जो पोर्शन है ये अंदर की तरफ है, ये पोर्शन अंदर की तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस तरह से हमारा कोन बना हुआ है जो कि इसके सरफेस पे है। ठीक है, तो इस केस में ये जो कोन होगा
उन्होंने बोल रखा है द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इसका जो हाइट होगा, कोन का जो हाइट होगा वो क्या होना चाहिए, इसके एज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका एज का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसका जो हाइट होगा वो भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और बेस जो होगा, बेस का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, बेस का जो रेडियस मैं लूंगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये डायमीटर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोल रखा है जो वॉल्यूम होगा इसका, एक्चुअली ये जो वॉल्यूम मैं कट करूंगा यही मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, यही मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई, जहाँ पे रेडियस है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, और हाइट की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू पाई, 2/3 इंटू पाई। और यहाँ पे क्या होगा, सब सेंटीमीटर में है, तो ये वैल्यू क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर, ये क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये क्लास 10th का हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है। ये है ऑफलाइन का और ये ऑनलाइन का, दोनों जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखा है इसमें। ऑफलाइन में हमने सिर्फ 30 स्टूडेंट को अलाउ किया है, जो फी स्ट्रक्चर है वो यही है, ठीक है। और ऑनलाइन का जो फी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये है। आप अगर बाई चांस आपको क्लास ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लास का ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, टोटल 200 आवर्स का हम लोग क्लास यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें मैथ्स की क्लासेस तो मैं ही लूँगा, ठीक है, मैथ्स की और फिजिक्स की क्लासेस मैं ही लूँगा यहाँ पे। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर है 5, A solid sphere is cut into 2 hemispheres. The ratio of the surface area of the sphere to that of 2 hemispheres taken together is। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं। ये मान लेता हूँ मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, ये क्वेश्चन नंबर है 5 है। ये मेरे पास क्या एक सॉलिड स्फीयर है, इसको मैंने कट किया क्या, 2 हेमिस्फीयर्स में, 2 हेमिस्फीयर्स में, ठीक है। तो अगर मैं हेमिस्फीयर में कट करूंगा तो मेरे पास जो सरफेस डेवलप होगा कुछ ऐसा होगा, जो सरफेस डेवलप होगा ये कुछ ऐसा होगा, एक ये होगा, नीचे का कुछ बेस इसका होगा, और दूसरा क्या होगा, ठीक है। ओके, तो उन्होंने बोल रखा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर। तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अच्छा, इसका अगर मैं बात करूं इसका, तो 4 पाई, इसका क्या होता है, हाफ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये ऊपर का हो जाएगा, साथ में नीचे का भी एक बेस एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये हमारा हेमिस्फीयर है और भी सॉलिड है। तो 4 ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक हो जाएगा क्या ऊपर का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस में क्या होगा पाई आर स्क्वायर, वैल्यू क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। वही जैसे इसका भी क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस दोनों को सम करता हूं तो वैल्यू कितना बन जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया क्या, दो अलग अलग हेमिस्फीयर का एक साथ। उन्होंने बोल रखा है द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फीयर, दो अलग अलग हेमिस्फीयर का क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैंने मान लेता हूँ कि एस डैश से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो उन्होंने बोल रखा है दोनों का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो दिस एस बाई एस डैश, एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर और एस डैश इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस बिकम 2/3,
सो 2/3 मेरे आंसर में है, ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, ओके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। उन्होंने बोल रखा है कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2,0। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 6। ठीक है, उन्होंने बोल रखा है सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है 2,0 पे है। तो पहला ऐसा करता हूं मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेता हूं। ठीक है, मान लेता हूं ये 2,0 इसका क्या है सेंटर है। ठीक है, और उन्होंने बोल रखा है वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 6,0। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा पास करेगा। ये क्या है एग्जैक्टली 6,0, एक इंच जो है वो 6,0। इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या होगा रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो द अदर एंड, इसका जो दूसरा एंड होगा वो किधर होगा, तो दूसरा एंड क्या होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है ओरिजिन है, सपोज करता हूँ 0,0 है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का 4, तो सेंटर से यहाँ पे क्या होगा 4 डिस्टेंस ही होना चाहिए। 2 पे ये है तो 2 डिस्टेंस इधर मूव करूंगा तो क्या होगा 0 पे पहुंच जाऊंगा। 2 डिस्टेंस मुझे और पीछे आना पड़ेगा, दैट बिकम व्हाट -2,0। तो इसका जो वैल्यू होगा क्या -2,0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर है 7। उन्होंने बोल रखा है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड एस इज। ठीक है, हमें ये पता है कि अगर टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स में 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स, क्लब, हार्ट और डायमंड। ठीक है, उसमें से हार्ट और डायमंड हमारे पास क्या है रेड कार्ड है, और स्पेड्स और क्लब जो होगा मेरे पास ब्लैक कार्ड होता है, यही होता है ना। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड कार्ड इज, रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, तो सीधी बात है टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे 26 और टोटल कार्ड कितने हैं 52, दैट बिकम व्हाट 1/2। तो 1/2 जो है 1/2 हमारा वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द दिसमच, तो दैट बिकम व्हाट 1/2। ओके, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। ये हमेशा मीडियन ही होता है। मैंने बहुत बार इस बात को बता रखा है कि जब कभी भी हम मीडियन डाटा की बात करते हैं, मीन डाटा की बात करते हैं या मिडिल टर्म डाटा की बात करते हैं, तो हमेशा हम मीडियन को ही चूज करते हैं, कभी भी मीन को नहीं चूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 9। For theta is equal to 30 degree, theta is equal to what 30 degree, the value of 2 sin theta into cos theta, that become what 2 sin 30 into cos of 30. So sin 30 is equal to what 1/2, and the value of cos 30 is √3/2. Cancel out, is become what √3/2. √3/2 कौन सा है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 10। मैंने बोल रखा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन है। आर रियल एंड इक्वल, रियल के साथ साथ इक्वल होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अगर रीट अच्छा इसका रूट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो वैल्यू क्या x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। ठीक है, ये जो पार्ट है b² माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू 0 होता है तो रूट्स मेरे पास क्या होता है रियल के साथ साथ इक्वल रूट्स होता है कि नहीं होता है। ठीक है,
कौन सा सेटिस्फाई करेगा, बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर इसका होगा 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 11। फ्रॉम द डाटा, डाटा क्या है, 1 है, 4 है, 7 है, 9 है, 1 4 7 9 16 21 25, ठीक है। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव, इवन नंबर कौन कौन सा है, ये है, ये है, 2 है, और कोई इवन नंबर नहीं है। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ए प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, तो रिमेनिंग कौन सा बचा, 1 7 9 21 25। इन सारे नंबर में से मुझे क्या चाहिए, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है, 7 प्राइम नंबर है, 9 है, 9 भी नहीं है, सॉरी 21 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मतलब क्या होगा एग्जैक्टली 1 2 3 4 5, 5 नंबर में से सिर्फ एक ही है, मतलब 7 हो गया, मतलब 1/5 इसका आंसर आना चाहिए, 1/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर है 12। AD is the median of triangle ABC. AD is the median of triangle ABC with vertices this length AD is equal to, ठीक है। पहले हम ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है, AD is the median। बाई चांस इस पॉइंट को मैंने A चूज किया है, A चूज किया है, तो A का वैल्यू क्या है 5, -6। B का वैल्यू क्या है 6, 4। C का वैल्यू क्या है 0, 0, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है क्या AD जो है मीडियन है, ठीक है। मैं मीडियन ड्रॉ कर लेता हूँ, A से D पे मान लेता हूँ, इसका मीडियन है। अगर ये इसका मीडियन है तो इस दोनों क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा क्या 3, 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू क्या होगा 2, ये उसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है क्या लेंथ AD का हमें लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर, दैट इज होगा 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 2 का होल स्क्वायर। 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4, और 8 8 क्या हो जाएगा 64, इज बिकम व्हाट √of 68, ठीक है। √of 68 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास क्या 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है। तो 2 dice are rolled together, the probability of getting sum of number on the 2 dice are 2 3 5 is, ठीक है। तो पहले तो ये हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है कि जब भी 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनता है 36, याद होगा, ओके। 2 नंबर आने का चांस क्या है, 2 नंबर तभी आएगा जब 1 और 1 दोनों पे 1 1 नंबर आएगा। मैंने बोल रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस आर, सम जो मतलब एक पे 1 आ जाए दूसरे पे भी 1 आ जाए, ये चांस क्या है सिर्फ एक ही बार आने का चांस है। अगर 3 आने का लिए पहले वाले डाइस पे हो सकता है कि 1 आ जाए दूसरे वाले पे 2 आ जाए, या पहले वाले पे 2 आ जाए दूसरे वाले पे 1 आ जाए, ठीक है। और 5 आने के लिए पहले वाले डाइस पे 1 आ जाए दूसरे पे हो जाएगा 4, पहले वाले पे 2 तो दूसरे पे हो जाएगा 3,
पहले वाले पे 3 तो दूसरे पे हो जाएगा 2, पहले वाले पे 4 तो दूसरे का हो जाएगा 1। यही केस हो सकता है जब इसमें 5 नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी बनता है वो क्या होगा, ए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/36, 7/36 is the probability of getting sum of numbers on the two dice as 2 3 and 5, right? Question number 14. Question number 14. If the distance between the points this and this is 15 units, then the value of x are, ठीक है। और बोल रखा है distance between the point, फर्स्ट पॉइंट है और सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। ये है 3, -5 और ये है x, -5। तो उन्होंने बोल रखा है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 15 यूनिट्स है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो √3 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 15 का, ये वैल्यू हो जाएगा 15। ये तो ऑलरेडी क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगा √3 - x का होल स्क्वायर, इट्स बिकम व्हाट 15। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - x, दिस इज इक्वल टू 15 एंड द x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 12। माइनस x इज इक्वल टू 12, ठीक है। माइनस x इज इक्वल टू क्या हो सकता है 12, तो x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू हो सकता है क्या माइनस ऑफ 12, x इज इक्वल टू एक क्या हो गया माइनस ऑफ 12 आ गया, ठीक है। तो माइनस 12 हमारे पास यहाँ पे भी है ऑप्शन में, यहाँ पे भी ऑप्शन में, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन चूज किया, तो अगर मैं निगेटिव साइन चूज करूँ, क्योंकि मैं अगर स्क्वायर से हटाता हूँ तो वैल्यू क्या होगा निगेटिव भी आ सकता है। तो इस केस में क्या होगा 3 - x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15, ये आ जाएगा, माइनस साइन इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड 3 + 15 that become what x, this x is equal to what 18, x is equal to 18, so the value is -12 and 18, so correct answer is B only, ठीक है, that is incorrect, right? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 के ऊपर। उन्होंने बोल रखा है इन द गिवन फिगर द ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखा है जब भी दो लाइन मीट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है। और जब भी सॉल्यूशन आएगा तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं आएगा तो होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ओके। तो कंसिस्टेंट मतलब एक तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये एक जगह पे मिलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन एक ही पॉइंट पे मिलना है, और साथ साथ क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, ये तो साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूं तो दूसरा में क्या कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, हमने ये भी पढ़ रखा है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी क्या है कंसिस्टेंट, मतलब उस केस में भी हमारे पास आंसर्स तो आ ही रहा है, तो वो भी मेरे पास क्या है कंसिस्टेंट की कैटेगरी में भी है। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार ही कट करेगा, इसको मैं फर्दर आगे एक्सटेंड करूंगा। तो इनकंसिस्टेंट तो कहीं से भी नहीं है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है आंसर नहीं आएगा, मतलब लाइन कहीं मीट ही नहीं करेगा, तो ये तो कहीं से पॉसिबल नहीं है। इनकंसिस्टेंट कहीं से भी नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 16, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल कौन सा है 6x², ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 16, 6x² माइनस 5x माइनस 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल है। तो उन्होंने बोल रखा है इसके जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा है, तो इसको मैं जीरोस निकाल लूँ, बाई चांस इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। तो 6 × 4, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4, दिस इक्वल टू हो जाएगा 0। 2x कॉमन लिया जा सकता है,
तो 3x माइनस 4 प्लस 1, सो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 दिस इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0, x इक्वल टू क्या हो सकता है 4/3 और x इक्वल टू क्या हो सकता है -1/2। तो हमारे पास क्या है, इस एक पार्ट को हमने अल्फा चूज किया है, इस पार्ट को मैंने बीटा चूज किया है। या तो हम ये कर सकते हैं, या एक और भी रास्ता है कि हमने पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था -b/a, ठीक है। तो -b/a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज बिकम व्हाट c/a, तो -4/6 -2/3, ठीक है। ओके, दोनों मेथड है आपके पास करने के लिए। हमें वैल्यू किसका निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। या तो यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था 5/6, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2/3, सो 5/6 इंटू 3/2 हो जाएगा, 3 2 जा -5/4, -5/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, -5/4। इसको एक और इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। ये 1/अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फा की जगह पे क्या होगा 4/3 प्लस 1/बीटा, बीटा की जगह पे क्या होगा -1/2। तभी भी आंसर क्या है सेम ही आने वाला है। ये वैल्यू 3/4 -2/1, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 2 8 -5/4। चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। 16 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसको मिटा दो, मिट गया। क्वेश्चन नंबर आ गया 17। मैंने बोल रखा है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू m है। तो हमें वैल्यू निकालना है क्या सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हमें ये पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर लेता हूँ तो इसके आंसर क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू क्या है m है, ये 1 हो जाएगा। और दिस सेक थीटा प्लस टैन थीटा का जो वैल्यू होगा इंटू m से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का जो वैल्यू हो गया 1/m, 1/m, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 17 नंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में तो उन्होंने बोल रखा है क्या The zeros of the polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6। तो ऐसा कर लेता हूँ कि 4x square minus 5x minus 6 को मैं इसका जीरो निकाल लेता हूँ। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 4x square minus 8x plus 3x minus 6 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। 4x कॉमन में लूँगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 कॉमन लूँगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या x माइनस 2 एंड 4x प्लस 3
दिस इक्वल टू हो जाएगा 0, x इक्वल टू हो जाएगा 2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/4। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है द जीरो द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस, ऑलरेडी ये ट्वाइस है, तो इसको मैं क्या करूंगा हाफ कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि इसके जो जीरोज है, किसके जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जो जीरोज है वो क्या है एग्जैक्टली अल्फा और बीटा है। तो उन्होंने बोल रखा है कि ऑलरेडी अल्फा बीटा जो है इसके जीरोज के डबल है। ठीक है, तो डबल है तो मैं इस अल्फा और बीटा को मैं हाफ हाफ कर लेता हूँ पहले ही। ठीक है, तो इसका जो हाफ पार्ट होगा दैट इज क्या होगा अल्फा बाई 2 जो होगा वो किसी इसके इक्विवेलेंट हो सकता है, 2 के इक्विवेलेंट हो सकता है। इससे मेरे पास अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, और बीटा का जो हाफ होगा दैट इज बीटा बाई 2 का जो वैल्यू होगा दैट्स बिकम व्हाट -3/4। द वैल्यू ऑफ बीटा इज -3/2। तो अल्फा बीटा का वैल्यू मेरे पास निकल गया। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है क्या एक्स स्क्वायर, अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट है कि नहीं, तो माइनस ये p इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज क्या हो जाएगा q, ऐसे में लिख सकता हूँ। तो सम ऑफ रूट क्या होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -p के इक्विवेलेंट हो सकता है। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 4 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज -3/2 दैट बिकम व्हाट माइनस ऑफ p। तो 8 - 3 divided by 2 as p is 5/2. This is equal to minus of p. So p is equal to minus of 5/2. So minus 5/2 is the correct answer. 18 के बाद 19 नंबर उन्होंने बोल रखा है assertion रीजन का हम लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने बोल रखा है द tangent drawn at end point of a diameter of a circular parallel। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। इस स्टेटमेंट में किसी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं डायमेट्रिकली इन पॉइंट पे, तो ये पैरेलल होगा, ऑफ कोर्स पैरेलल होगा। लेकिन पैरेलल होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है और ये 90 डिग्री बनता है। उन्होंने बोल रखा है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन पैरेलल होने का रीजन ये नहीं है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। पैरेलल होने का रीजन क्या है? ऑलरेडी 90 पे फॉल करता है। तो इसका जो आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका जो आंसर क्या होगा? बी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation of assertion. Question number है 20. If the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial. हमने क्लास 10th में जो भी चीजें की हैं, ठीक है, क्लास 10th में हमने जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जब भी हमने polynomial पढ़ा है तो पॉलिनोमियल हमने ऐसा ही पढ़ा है y इज इक्वल टू दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस केस में जो हमारे पास जो इक्वेशंस बनते थे ये कुछ इस तरह का इक्वेशन बनता था। तो ये हमेशा x एक्सिस को 2 बार कट करता था। ठीक है, लेकिन अगर इक्वेशन मेरा ऐसा बन जाए x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसा बन जाए तो उस केस में मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है? कुछ ऐसा हो सकता है, एक बार ही कट कर सकता है। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? लेकिन वेरिएबल जो हो जाएगा मेरे पास y के टर्म में हो जाएगा, इसलिए ये कहना पूरी तरीके से गलत है। तो जब ए ही असर्शन ही गलत हो गया तो इस पूरे टर्म में सीधा सीधी आंसर क्या हो गया? डी, यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। और कोई स्टूडेंट जेई का क्लास अगर ज्वाइन करना चाहता हो तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बैच है। मैं इसमें
मैथ्स की क्लासेस और फिजिक्स की क्लासेस मैं ही लूँगा, कोई और नहीं लेगा, इसलिए आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फी स्ट्रक्चर प्रेजेंट टाइम में हमने अपनी तरफ से काफ़ी कम रख रखा है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 21 पे। इससे पहले क्वेश्चंस हो गए सारे? ओके, 20 तक हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, 20 तक हमने डिस्कस कर लिया है। हम आते हैं 21 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 21, उन्होंने बोल रखा है पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स, one card is lost from the remaining cards, the card is drawn at random, find the probability that the drawn card is a queen of heart, if the lost card is a black card। ठीक है, लॉस्ट कार्ड जो है ब्लैक कार्ड है। अगर लॉस्ट कार्ड हमारा रेड ही होता तो रेड में से हम कैसे बोल सकते हैं कि क्या पता वो क्वीन ही गायब हुआ हो, ठीक है, उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है क्या, लॉस्ट जो कार्ड है हमारा ब्लैक कार्ड है, तो इसका मतलब क्या है, जो रेड वाले हैं वो सारे अपनी जगह पे सेफ है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ हार्ट, ठीक है, हमें पता है ना, स्पेड्स, क्लब, हार्ट और डायमंड, यही था ना, ये दोनों हमारा रेड में है और ये दोनों क्या हमारा ब्लैक है, ठीक है। तो हार्ट की क्वीन हमें चाहिए, ठीक है, तो सीधी बात है, इसमें क्या होगा, हार्ट में सिर्फ एक ही क्वीन होगा, तो 1 बाई, और कितने कार्ड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक कार्ड तो गायब हो चुका है, तो कितने होंगे, 51 कार्ड होगा, 1 डिवाइडेड बाई 51 इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होगा 22, और बोल रखा है एवल्यूएट करना है 2√2 cos 45 प्लस, नॉट प्लस, 2√2 cos 45 इंटू साइन 30 प्लस 2√3 cos 30, ठीक है। 2√2 cos 45 means 1/√2 and the value of sin 30 is 1/2 plus 2√3 cos 30 is √3/2, 2 cancel out, similarly this 2 cancel out, √2 cancel out, this value become what, 1 plus 3, this become what, 4, the value is 4। okay, 22 का हम बी पार्ट करते हैं, वेरीफाई करना है, एक ए का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, और बी का जो वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी हमें प्रूफ करना है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मैं LHS लिख रहा हूँ, LHS, तो हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 साइन 90, the value of sin 90 is 1। Similarly, in RHS, sin A cos B plus cos A sin B means sin A, since sin A is 60 cos 30 plus cos 60 sin of 30, so sin 60 is equal to what, √3/2 cos 30 √3/2 plus cos 60 1/2 sin 60 1/2, it become what, 3/4 plus 1/4, 4/4 become what, 1, इसका बी भी हो गया। यहाँ तक हम डिस्कस कर लिया, ठीक है। प्रूव दैट 5 minus 2√3 is an irrational number given that √3 is an irrational number। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करा रखा है कि मैं क्या ही बोलूँ, इसलिए मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है। मैं नहीं इसको लिखने वाला, ये बहुत बार दे रखा है और बहुत बार मैंने करा भी रखा है। क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट है, शो दैट दिस फॉलोइंग नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, फॉलोइंग नंबर इज ए कंपोजिट नंबर इनटू 17
प्लस 3 इंटू 11। अच्छा, कोई भी कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, बात खत्म। सारे प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जो भी है सब कंपोजिट नंबर ही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब अगर प्राइम नंबर होगा तो एक, जैसे मान लेते हैं कि मैं ले लूँ 3 या 5, मान लेता हूँ 5 ले लूँ, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 1, मतलब 5 कोई भी प्राइम नंबर का एक अपना और एक 1, मतलब दो ही फैक्टर इसको हो सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर अगर आपने बता दिया तो कंपोजिट नंबर हो गया। इसमें देख लो, इस दोनों में से मैं 11 कॉमन ले सकता हूँ, तो 5 इंटू 17 प्लस 3, ऑलरेडी 1 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड मैं कर ही सकता हूँ, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीन नंबर का मल्टीपल हो गया, दैट्स बिकम व्हाट? कंपोजिट नंबर। दैट्स आसान है, इससे आसान क्या ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 24, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली। इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बता रखा है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सिलेबस में है ही नहीं, इसीलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। 2x प्लस 5y दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 एंड 4x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। पहले वाले इक्वेशंस में मैं 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो इस बिकम व्हाट? 4x प्लस 10y माइनस 8 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। साइन चेंज, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। दिस बिकम व्हाट? 13y इज माइनस ऑफ 13, सॉरी we can't cut like this, so the value of y is माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो y का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो 2x प्लस 5 इंटू माइनस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, 2x माइनस 5 माइनस ऑफ 4, सो 2x पॉजिटिव 5 माइनस 4 बिकम व्हाट? 1 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1/2। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर किसके बारे में? 25 के बारे में, ठीक है। 25 नंबर, इन ट्रायंगल ABC एल्टीट्यूड दे रखा है AD एंड B आर ड्रॉन, ठीक है। AD इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर, B है 9 सेंटीमीटर, EC है 12 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोल रखा है फाइंड द लेंथ CD के वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो ऐसा कर लेता हूँ, पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ से मैं इस पे परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ ऐसा, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ ऐसा ही है। ऑलरेडी ये 90 है, ये 90 है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E। हमें किसके बारे में बात करनी है? AD, इस लेंथ के बारे में, फिर BE इस लेंथ के बारे में, फिर EC ये वाला लेंथ है, और हमें निकालना है CD ये वाला लेंथ। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल ADC, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा? ट्रायंगल BEC और ADC दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा? ऑफ कोर्स सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा बताओ? मैं दोनों ट्रायंगल को मैं सेपरेटली में ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यों सिमिलर होगा? दोनों में ट्रायंगल में एंगल C कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 है और इसमें भी 90 है, तो BEC में E पे 90 डिग्री है, तो
रिस्पेक्टिवली ये बी बन जाएगा। ADC में डी पे 90 डिग्री है और रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, राइट। किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल हमेशा मेरा सिमिलर होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें दे रखा है BE, अगर इस साइड का मैं BE करूं BE, तो इसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पे क्या है AD, ओके। और CE ये दे रखा है तो EC ले लो, उसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पे क्या है DC है, ठीक है। BE का वैल्यू कितना है, BE है 9, AD है मेरे पास 7, CE है 12, DC निकालना है, हो गया। तो वैल्यू ऑफ DC इज 12 इंटू 7 बाई 9, ठीक है। सो 3 से 4 टाइम्स 7 4 जा 28 बाई 3 और ये सेंटीमीटर में होगा, 28 बाई 3 सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। बोलो किसी तरह का कोई इशू अभी तक, तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के आगे, क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 25 का है, क्वेश्चन नंबर 26 पे। ओके 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने बोल रखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 14, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट्स exceeds the given number by 18, find the number, ठीक है। find the number, 2 डिजिट नंबर चूज करते हैं, 2 डिजिट नंबर, let the 2 digit number is what, xy, कुछ है नंबर। द सम ऑफ डिजिट्स, इस दोनों का मैं इंडिविजुअल सम करूं तो क्या लिख सकता हूं, मतलब मैं x प्लस वाई, जैसे सपोज करते हैं ये 3 और 2 है तो 32 2 डिजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 प्लस 2 को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास 5 आएगा। उसी तरीके से कोई दो नंबर है 2 डिजिट का नंबर होगा कुछ, दोनों का समेशन कितना है 14, हो सकता है एक 8 हो और दूसरा 8 प्लस 6 14 होता है, तो एक 8 और एक 6 हो सकता है, या 6 या 8 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है। तो दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 14, ठीक है। एक तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गया। उन्होंने बोल रखा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट्स, ठीक है। मतलब इस डिजिट को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब मैं y(x) कर दूं, ठीक है, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, मतलब ये जो नंबर है इस नंबर से 18 ज्यादा है, तो मतलब इस नंबर में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना होगा 18 रह जाएगा। अच्छा इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस नंबर को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ ना 10x प्लस वाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10y प्लस x लिख सकता हूँ, क्योंकि यही उसका ओरिजिनल फॉर्मेट हो गया, टेंस प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। तो ये नंबर ऑलरेडी इससे ज्यादा कितना है 18 ज्यादा है, तो दैट इज व्हाट 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y, दिस इज इक्वल टू 18, क्योंकि मैंने दोनों नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। जब भी उन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर से 18 ज्यादा है, जब मैंने इंटरचेंज किया है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, ठीक है, 18 ज्यादा, तो दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो x माइनस 10x बिकम व्हाट माइनस ऑफ 9x, माइनस 9x, ठीक है, एंड 10y माइनस y इज बिकम व्हाट पॉजिटिव 9y, दिस इज इक्वल टू 18। दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस x प्लस y इक्वल टू 2, ये
फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करो, एक्स वाई का आंसर निकालो। इतना तो तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। उन्होंने बोल रखा था इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए हॉलो हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस मच, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिलेंडर कौन सा है, ये है, ये है मेरे पास क्या, हॉलो सिलेंडर है, याद रख लेना है ये हॉलो है। तो हॉलो सिलेंडर अगर होगा तो इसके चारों तरफ इस तरह से हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है क्या, इसका जो इनर एंड आउटर रेडियस है, जो इनर रेडियस है वो क्या है, इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो ऑन हॉलो हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस आर 3 सेंटीमीटर। दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड द आउटर वन इज व्हाट, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। hollow cylinder surmounted on a hollow hemisphere of same radius। ये जो सिलेंडर रखा है किसी हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। The inner and outer radius of a hollow cylinder surmounted on a hollow hemisphere of same radius are this respectively if the height of the cylinder this must find a total surface area। ये जो भी चीज रखा हुआ है किसी हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। इसके नीचे क्या एक हेमिस्फीयर है, ऐसा हेमिस्फीयर है, उसमें भी क्या एग्जैक्टली सेम ही कहानी है, इनर एंड आउटर रेडियस इसका होगा, ठीक है। ओके, तो उन्होंने बोल रखा है क्या, इसका टोटल इनर एंड आउटर सरफेस एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जब हम इसको इनर एंड आउटर सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि पहले तो आप इनर वाले वाल का निकाल लो, ठीक है, फिर आउटर वाले वाल का निकाल लो, और फिर एक ये वाला जो पोर्शन होगा ये पोर्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। 3 एरिया आपके पास निकालना पड़ेगा, इस तीनों एरिया को ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो इनर का अगर मैं देखूँ तो इनर वाले का जो लेंथ है ऐसा, तो वैल्यू क्या होगा 2 पाई आर। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, पहले मैं बात करूं किसके बारे में, इनर के बारे में, तो सिलेंडर का वैल्यू क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच। अच्छा, उन्होंने बोल रखा हाइट इससे कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसका क्या है हाइट है, तो 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। और प्लस मतलब बाद में मुझे हेमिस्फीयर का भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पाई आर की जगह पे क्या होगा 3 और हाइट की जगह पे कितना हो जाएगा 14। और ये हेमिस्फीयर का हेमिस्फीयर कितना हो गया 2 पाई आर का स्क्वायर। 2 पाई आर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका भी रेडियस इनर में हूँ तो इनर में रेडियस कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया दोनों को मैं ऐड कर दिया, इनर का हो गया। अगर मैं आउटर की बात करूं, आउटर सरफेस एरिया, तो सबसे पहले बात करता हूं किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 पाई रेडियस की जगह पे कितना हो जाएगा 4 और हाइट की जगह पे कितना हो जाएगा 14। और हेमिस्फीयर की बात करूं तो हेमिस्फीयर की जगह पे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई
रेडियस की जगह पे क्या होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 16, ठीक है। ये हो गया मेरे पास आउटर, तो इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, और साथ साथ ये जो कॉर्नर्स के जो वॉल हैं इसका भी हमें लेना पड़ेगा। तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले में से अंदर वाले को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो बाहर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, मतलब एक तरीके का ये सर्कल ही है, तो बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल को मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बाहर वाला क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, आर की जगह पे क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3 का स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7 पाई, ये 7 पाई, एक ये भी हो जाएगा। तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा, आप एक इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे। सबको ऐड करने के बाद जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 28। इन ए टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of room required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। ठीक है, सीधी सीधी बात क्या है, इस तीनों नंबर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ, ठीक है, बस यही है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर है क्या मेरे पास 29 नंबर। In the given figure, AB is a diameter of a circle with center O. AQ and BP and PQ are triangle of the circle. Prove that angle POQ is equal to 90 डिग्री। ये तो मतलब इतनी बार मैंने इस क्वेश्चन को करा रखा है कि पूछो मत, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम चाहे तो वहां से भी इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि लोग बाद में कुछ बोले ना कि सर ये छूट गया है मेरे से, नहीं हो पाया, पता नहीं क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, क्या दूसरा हो गया, ठीक है। ये मान लेता हूँ कि ये मेरा सेंटर पॉइंट है और इस तरीके से दो पॉइंट मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया और मैंने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ, ये नहीं हो रहा, खैर कोई बात नहीं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है हमारे पास वो क्या है 90 डिग्री है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, बाई चांस ये होल एंगल अगर x है, या ऐसा करता हूँ इस एंगल को मैं क्या कर लेता हूँ x चूज कर लेता हूँ, ठीक है। इस एंगल को मैं x चूज कर लेता हूँ, x। तो ये वैल्यू क्या होगा x/2 एंगल ये हो जाएगा और x/2 एंगल ये हो जाएगा, होगा। अगर ये x है होल एंगल तो ऑटोमेटिकली ये जो होल एंगल होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा 180 माइनस x होगा। तो 180 माइनस x को भी मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, दैट इज क्या होगा 90 माइनस x/2 और ये वैल्यू क्या होगा 90 माइनस x/2। अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर आता हूँ तो सम ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो इस दोनों का समेशन क्या होगा 90 बचेगा, तो ये
रिमेनिंग क्या बच जाएगा 90। दैट्स इट। आसान है कि नहीं है? ठीक है, ये आसान है कि नहीं? ठीक है, ओके। इसके बाद जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 29 का बी पार्ट। 29 का है मेरे पास बी पार्ट। मैं बोल रखा है ए सर्कल विद सेंटर O, रेडियस 8 सेंटीमीटर is described in quadrilateral ABCD with PQRS are the point on contacts on the figure if AD is the perpendicular to DC। ठीक है, AD DC के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और उन्होंने बोल रखा है क्या कि BC का जो वैल्यू है वो कितना है? वो है 30 सेंटीमीटर। BS जो है 24 है, तो BS अगर 24 ये होगा तो BR का वैल्यू भी क्या होगा? 24, क्योंकि BC का वैल्यू 60 है तो ये हो जाएगा क्या? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 + 24 बिकम 30। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा? 6, क्योंकि किसी भी एक बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो दोनों का लेंथ क्या होता है? इक्वल ही होता है। ठीक है, तो ये जगह 6। फिर उन्होंने कुछ बोल रखा है सेंटर, इसका रेडियस क्या है? एग्जैक्टली 8 है, तो हमें ये पता है ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ये एक मतलब यहाँ इसको अगर मैं कनेक्ट करूँ, इसको अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये दोनों भी 90 और 90 बनेगा। ठीक है, तो ये तय है कि ये इसका क्या होगा? एग्जैक्टली 8 इसका रेडियस है, तो हो जाएगा क्या? 8 ये भी क्या होगा? 8 ये बनेगा, ये भी क्या बनेगा? 8 बनेगा। ठीक है, तो DC का वैल्यू क्या होगा? 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फाइंड द लेंथ DC इज बिकम व्हाट? 14। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, तो 29 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 30 नंबर। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट दिस। हमने कुछ पॉइंट चूज किया है, ये जो पॉइंट है ये 8/5 y है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को मैंने बोल रखा है कि y का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, y का वैल्यू निकालने के लिए तो सपोज कर इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। λ/1 के फॉर्मेट में इसको स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n दैट इज इक्वल टू 8/5 हो जाएगा। इससे मैं लैम्डा का वैल्यू निकाल लूंगा, वो लैम्डा का वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन मतलब y वाले इक्वेशन में पुट कर लूंगा। my2 + ny1 डिवाइडेड m + 1 के टर्म में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी मैंने ऑलरेडी क्लास में बहुत बार कर रखा है, एक बार नोट्स पलट के देख लो, अपने आप आपको मिल जाएगा। ABCD रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस में। ठीक है, ABCD रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ABC रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, पॉइंट कौन कौन सा है मेरे पास? ये A है, ये B है, C है और ये D है। मान लेते हैं कि ऐसा मेरे पास 4 पॉइंट्स है। A की जगह पे क्या होगा? -1, -1। The value of B is -1, 6 and the value of C is 3, 6 and the value of D is 3, -1। ठीक है, PQR is the midpoint of side AB। AB का मिड पॉइंट कौन सा है? B है। BC का कौन सा है? Q है। R क्या है? CD का है। और जो S है वो
इसका है, ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। So that the diagonals of quadrilateral PQRS bisect each other. इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। So that the diagonals of quadrilateral PQR, इसका diagonal कौन कौन सा है? ये है diagonal, हमेशा ये वाला पॉइंट होगा, ये इसको diagonals of quadrilateral PQRS bisect each other, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? हाफ हाफ पार्ट में, मतलब ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ हो जाएगा। दैट्स इट। क्या है? तो आसान है। कैसे करेंगे इसको? आसान है ये। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक्चुअली मिड पॉइंट को कनेक्ट करने से हमारा क्या कौन सा बनेगा? ये हमारा रोम्बस बनेगा। रोम्बस बनेगा। रोम्बस का डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं कि नहीं होते? यही तो है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये मिड पॉइंट है, ये रोम्बस हमें बनेगा, ये हमें प्रूफ करना है। अगर तुमने रोम्बस प्रूफ कर दिया, कहानी खत्म हो जाएगा। रोम्बस कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे? कुछ नहीं है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सब जगह डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। इसका ये लेंथ है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट क्या होगा? हाफ हाफ में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका लेंथ निकाल लो, इसका लेंथ निकाल लो, इसका लेंथ निकाल लो, लेंथ निकाल लो, ठीक है। इस हिसाब से ये सब लेंथ निकाल लो, इसको प्रूफ कर दो कि रोम्बस है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये मिड पॉइंट है, सपोज करते हैं मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तो कुछ लेंथ आएगा ना, इसका हाफ कर देंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा। जैसे ये भी हमारे पास लेंथ है, उसका हाफ कर दूंगा तो ये लेंथ निकल जाएगा। लेंथ निकलेगा तो ये पैथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके ये लेंथ निकाल सकते हो, निकाल सकता हूँ। उसी तरीके से ये लेंथ अवेलेबल है, ये लेंथ अवेलेबल है, इसका भी क्या अगर हाफ करूंगा तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर इस सारे लेंथ को मैंने अगर इक्वल इक्वल प्रूफ कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? रोम्बस। और डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर। हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 30, ये 29 लिखा है, 29 नहीं है 30 है, ठीक है। 30 नंबर ये चल रहा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31 नंबर। 31 नंबर उन्होंने बोल रखा है प्रूव दैट tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक है। तो मैं LHS को मैं ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो LHS को लूँगा तो वैल्यू ये हो जाएगा क्या? tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा। tan को मैं cot में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या? cot थीटा 1 माइनस 1 बाई cot थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये tan थीटा है और ये 1 माइनस है cot थीटा। नीचे से मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ, नेगेटिव साइन कॉमन लूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? ये cot थीटा माइनस 1 था तो अब वैल्यू क्या बन जाएगा? 1 माइनस ऑफ cot थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cot थीटा में कॉमन ले लूँगा, ठीक है। 1 माइनस cot थीटा tan थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई cot थीटा कर सकता हूँ, तो 1 बाई 1 माइनस cot थीटा, tan को लिखूंगा 1 बाई cot तो वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस cot क्यूब थीटा बाई cot थीटा। 1 माइनस cot क्यूब थीटा बाई cot थीटा, ये वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस cot थीटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
माइनस कॉट थीटा इंटू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली कॉट थीटा। इसे ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉट थीटा से मैं सब जगह डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या होगा 1 बाई कॉट इज बिकम व्हाट tan थीटा इज बिकम व्हाट 1 इज बिकम व्हाट कॉट थीटा। 1 अवेलेबल है, हमें चाहिए सेक और कॉसिक के टर्म में, तो 1 tan को मैं क्या लिख सकता हूँ एग्जैक्टली साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली कॉसिक थीटा और इंटू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली सेक थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है RHS, यही तो हमारा प्रूफ करना था। तो 32 नंबर क्वेश्चन करने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर। उन्होंने बोल रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ओके, ये हमारा बेस है, बेस से ये हमारे पास क्या है ये हाउस है और यहाँ पे क्या है टावर है, ठीक है। अब उन्होंने बोल रखा है कि इस बेस से, अच्छा मैं इसमें एक इस तरह का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, ठीक है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल मेरे पास बन रहा है वो है 30 डिग्री, ठीक है। बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, बॉटम से जो है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग, ठीक है। टावर का हाइट बाई चांस यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है उसको मैंने h ले लेता हूँ, ठीक है। बिल्डिंग जो हाइट है वो मेरे पास क्या है 15 मीटर का मेरे पास हाइट है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को मैं x चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट की बात करूँ तो क्योंकि इसके पैरेलल ये है तो ये भी क्या होगा 15 मीटर हो जाएगा और ये वैल्यू क्या होगा h माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। h माइनस 15 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये एंगल जो उन्होंने बोल रखा है ये एंगल है हमारे पास क्या 30 डिग्री और ये जो एंगल है ये है मेरे पास क्या 60 डिग्री, ठीक है। ओके, तो tan 60 पहले मैं लगाता हूँ tan 60 दिस बिकम व्हाट परपेंडिकुलर दैट इज h by x। वैल्यू tan 60 इज √3 h by x, तो h is equal to √3 into x, right? Similarly tan 30 is equal to perpendicular, perpendicular is what h minus 15 by base is x, right? तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1 by √3 is equal to h minus 15 by x, क्रॉस मल्टीप्लाई x is equal to √3 into h minus 15। x का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ, द वैल्यू इज x
is equal to h by root 3, right? So apply this value in this equation. So h by root 3, this is equal to root 3 h minus 15, h minus 15, cross multiply, h is equal to what, 3 h minus 15. सो ये हो जाएगा, h हो जाएगा 3h हो जाएगा माइनस 45, ये वैल्यू 45 को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, 3h माइनस h बिकम व्हाट 2h, h इज इक्वल टू व्हाट 22.5 मीटर, 22.5 मीटर का हाइट हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 45 बाई 2 रूट 3, राइट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस मच मीटर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 भी खत्म हो गया। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio. BPT प्रूफ करना है। 5 नंबर में क्वेश्चन है, मतलब फ्री के नंबर है, फ्री का नंबर पता नहीं, मतलब मैंने नेट पे भी देखा है कि हंगामा हो रखा है कि पेपर डिफिकल्ट है। हर बार यही होता है, मतलब जब कभी पेपर होता है, चाहे 12 का हो चाहे 10th का हो, थोड़े के बाद ऐसी हंगामा होता है कि पेपर डिफिकल्ट है, सॉल्व करने बैठो तो लगता है सारे क्वेश्चन तो क्लास में करा रखे हैं, क्या ही बोले, ठीक है। 33 नंबर, 33 का ये क्वेश्चन बी पार्ट देखें, 33 का बी पार्ट देखते हैं। का B part. In a given figure, PA, QB and RC are each perpendicular to AC. Perpendicular to AC. एक AC में लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसा करके है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दो, और इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दो, कुछ ऐसा है, और ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। हमें बोल रखा है कि A, B, C, P, Q, R, ये बोल रखा है, ये बोल रखा है X है, ये Y है और ये Z है, ठीक है। बोल रखा है प्रूफ क्या करना है, 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y। तो मैं इस ट्रायंगल में आता हूँ, ट्रायंगल APC में आता हूँ, APC में, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल APC एंड QBC आर सिमिलर, ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल QBC, ये होगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये 90-90 हो जाएगा, ये एंगल कॉमन है, तो सीधी बात है ये हमारा ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ AC by X दिस इक्वल टू BC by Y, लिख सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल ARC, यहाँ पे भी क्या होगा, BQ पर मतलब ये पैरेलल होगा RC के, BQ RC के क्या है, पैरेलल होगा, तो यहाँ पे ट्रायंगल ARC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AQB, ठीक है।
ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस हिसाब से AC बाई जेड दिस इज इक्वल टू AB बाई वाई। सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 and 2, 1 + 2 को हम ऐड करेंगे। तो देखते हैं AC बाई एक्स प्लस AC बाई जेड दिस इज इक्वल टू BC बाई वाई प्लस AB बाई वाई। 1 बाई वाई कॉमन लेते हैं, 1 बाई वाई कॉमन ले लूँगा, दिस बिकम व्हाट, AB प्लस BC, and this AB plus BC is what, AC by Y. So this become what, AC by X plus AC by Z. सब जगह से AC हटा लूँगा, the value become what, 1 by X plus 1 by Z to 1 by Y. 1 by X plus 1 by Z is equal to 1 by Y. आसान है? अरे बोलो हाँ ना में जवाब दो, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर। द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ एन AP is 32, their product is 60. The sum of first and 8 term is AP is 32, the product is 60, the first term and the common difference of the AP, hence find the sum of the first 20 term। क्या इतना आसान क्वेश्चन है? और बोल रखा है क्या, the sum of first and 8 term, 34 का ए नंबर, फर्स्ट टर्म को मैं लेता हूँ 8 और ये 8 का मतलब 8 का मतलब क्या होगा, A प्लस 8 माइनस 1 दैट इज क्या होगा 70, यही है ना। तो बोल रखा है A और A8 का हमें 32 है, मतलब A प्लस द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 32, तो A प्लस 7D का वैल्यू कितना है 32 है। ठीक है, ये उन्होंने बोल रखा है पहला चीज, दैट इज 2A प्लस 7D, 2A प्लस 7D इज इक्वल टू व्हाट 32। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, तो प्रोडक्ट इज व्हाट A इंटू A प्लस 7D, दिस इज इक्वल टू व्हाट 60। ठीक है, सो फाइंड द फर्स्ट टर्म मीन्स A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, A एंड D का वैल्यू उन्होंने बोल रखा है निकालने के लिए, एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, तो देख लेते हैं A प्लस 7D को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 माइनस A लिख सकता हूँ, A इंटू 32 माइनस A, दिस इज इक्वल टू 60, राइट, हो गया। तो 32A माइनस A स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 60, सबको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो वैल्यू बिकम व्हाट, दिस A स्क्वायर माइनस 32A प्लस 60 दिस इज इक्वल टू 0, राइट। 30 इंटू 2 टाइम्स A स्क्वायर माइनस 30A माइनस 2A प्लस 60 दिस इज इक्वल टू 0, so we can take A common, A minus 30, we can take minus 2 common, this A minus 30 this is equal to what 0, this A minus 30 into A minus 2 this is equal to 0, either the value of A is 2 or the value of A is 30, right। तो हमारे पास दो आंसर्स आ सकते हैं। अगर मैं A का वैल्यू 2 चूज करता हूँ, A का वैल्यू अगर मैं 2 चूज करता हूँ, तो 2 इंटू A का वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 इंटू D इसकल टू क्या है 32 है, ये हो जाएगा 4 प्लस 7D इसकल टू हो जाएगा 32, ये हो जाएगा क्या 7D इस बिकम 28, 7 4 जा D इसकल टू 4, if the value of A is 2 in that case the value of D is 4, if A is equal to 2 in that case D is equal to 4। ठीक है, अगर मैं if value of A is 30 so 2 into 30 plus 7D
this is equal to 32. So this become what, 60 plus 7d, this is equal to 32. 7d 32 minus 60 become what, 28 with negative sign. The value of d is 7 for 28, 4. If the value of a is 30, in that case the value of d is minus of 4. These two conditions are applied, ठीक है. And hence find the sum of first 20 term. तो sum of first 20 term हमें समेशन का फॉर्मूला पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है बहुत बार. एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है सम कितना निकालना है, 20. तो s सिंपली क्या करेंगे, 20 अप्लाई करेंगे, 20/2 इंटू 2. अब पहले इस वाले टर्म से हम आंसर निकालेंगे क्योंकि 5 नंबर में है ना, छोटे नंबर में नहीं है, 5 मार्क्स में है, ठीक है. तो अगर मैं इस वाले टर्म से पहले मैं निकालूंगा, ठीक है. तो पहले जब मैं एक का जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट के साथ पुट कर लूंगा. 2 के साथ उस केस में जब मैं इसको a का वैल्यू जब मैं 2 पुट करूंगा तो d का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, ठीक है. एक इसके साथ प्रूफ करूंगा, सम ऑफ 20 टर्म निकालूंगा, और फिर जब a का जगह पे मैंने 30 पुट किया, d की जगह पे -4 पुट करेंगे, तब हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. तो 34 नंबर को हम ऐसे सॉल्व करेंगे. ओके, 34 के बाद है क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 35. क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 35 नंबर. नंबर में क्या है हमारे पास, उन्होंने एक सर्कल दे रखा है. ये इस सब क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता रखा है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है और यूट्यूब पे अपलोड करने में ही बहुत समय लगेगा. इस तरह से हमारा डायग्राम है, ठीक है. ये एंगल कितना है, 60 डिग्री. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो सीधी बात है रेडियस है, रेडियस है, तो ये एंगल दोनों भी एंगल इक्वल होगा. सो ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, ये 60 और ये 60 होगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. उन्होंने बोल रखा है क्या कि ओ और ए ये क्या है, रेडियस है. इसका वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है. तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा. ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है. ए बी का वैल्यू भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है. उन्होंने बोल रखा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी निकल गया क्योंकि क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है. और एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है. शेडेड रीजन का मतलब ये वाला जो रीजन है, ये, ठीक है. कैसे निकालेंगे, ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 में से 60 जाएगा, वैल्यू कितना बन जाएगा, 120 डिग्री. तो एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा 120 डिग्री के साथ. θ/360 इंटू 2 पाई आर है कि नहीं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है. इससे हमारे पास ये वाला निकल जाएगा. इसमें थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 120 डिग्री, रेडियस की जगह पे क्या पुट करेंगे, 10. कहानी खत्म. ये इस पोर्शन का निकलेगा, पोर्शन नंबर 1 का. और इस वाले पोर्शन को कैसे निकालेंगे, ये पहले सेक्टर का ये निकालेंगे जब 60 डिग्री के साथ, ठीक है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर के साथ. और उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला पोर्शन, सेगमेंट का एरिया बच जाएगा. इस वाला पोर्शन को इस वाले पोर्शन को हमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 36 नंबर. उन्होंने बोल रखा है ये द बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल ABC विथ राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है. AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. The right circular pit was dug inside it such that it touches the wall AC, BC and AB at PQ respectively such that AB is equal to x सेंटीमीटर, ठीक है. उन्होंने कुछ ऐसा बोल रखा है.
ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, ए है, बी है, सी है। उन्होंने बोल रखा है ये वैल्यू कितना है 15 है, और ये क्या है 7 है, और ये 90 डिग्री उन्होंने बोल रखा है। पाइथागोरस लगा के मैं AC की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बोलो निकल जाएगा। ये हमें R का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है, AC का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है इस लेंथ को उन्होंने x चूज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी क्या होगा x हो जाएगा। ये कुछ ये हमारे पास क्या होगा, ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस उन्होंने बोल रखा है, निकाल दिया है कि नहीं, रेडियस उन्होंने नहीं दे रखा है। तो रेडियस निकालने का तरीका क्या हो सकता है, एक तो ये लेंथ तो हमारा इजीली निकल गया। एक काम हम कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा कर लेंगे। बेस की जगह पे क्या होगा 15 और हाइट की जगह पे हो जाएगा 7। एक तो इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। और जो एरिया निकालने का जो दूसरा रास्ता होगा वो ये होगा कि मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर लूँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर लूँ, और इसको ऐसे कनेक्ट कर लूँ। इसको नाम दे देता हूँ O, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ O। और एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसमें भी क्या होगा हाफ इंटू बेस की जगह पे AC और हाइट की जगह पे R। ऐसे करके हम पहले इसका एरिया, तीनों का एरिया हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा रेडियस R निकल जाएगा, R का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब R का वैल्यू निकल गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ये R निकल गया, ये मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा R हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या होगा R हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली 7 में से R को मैं सबट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरे पास x आ गया, वही x यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो मेरे पास x आ गया। क्वाड्रिलेटरल BQOR क्या हो जाएगा, B ये Q O और R, ठीक है। ये क्या होगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। ये जो मेरे पास बनेगा क्या एग्जैक्टली स्क्वायर बनेगा। और उन्होंने बोल रखा है फाइंड द लेंथ PC इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म में निकालना है, तो ये भी निकल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने x बता दिया। और R फाइंड द रेडियस R, ये भी मैं निकाला मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 36 को भी सॉल्व हमने कर लिया है। 36 के बाद हम आते हैं 36 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, 37 पे। उन्होंने बोल रखा है क्या कि रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फ्लोर में एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा मान लो कैसा करके रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है। और उन्होंने बोल रखा है क्या, टाइल्स, बहुत सारे टाइल्स लगे हैं। रेक्टेंगुलर फ्लोर के लिए जो टाइल्स लगे हैं कुछ ऐसे शेप के हैं, कुछ इस तरह के टाइल्स लगे हैं, रेक्टेंगुलर टाइल्स ऐसे ऐसे करके लगे हैं। ऐसे बहुत सारे टाइल्स लगे हैं, तो 200 टाइल्स लगे हैं। और उन्होंने बोल रखा है कि अगर साइड का बाई चांस इस जो टाइल्स है उसके जो साइड है वो क्या है एग्जैक्टली x है। टाइल्स के जो साइड है वो क्या है एग्जैक्टली x और x है, ठीक है। और उन्होंने बोल रखा है कि अगर मैं इसका साइज जो है मतलब इसके जो एजेस है उसको मैं 1 यूनिट से मैं बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 1 यूनिट से इसके एजेस बढ़ा दूंगा तो क्या होगा 128 टाइल्स लगेंगे, 128 टाइल्स लगेंगे, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले 200 टाइल्स लग रहे थे। तो बाई चांस टोटल इसका एरिया का सपोज करता हूँ मैं A चूज कर लेता हूँ, तो एक को मतलब कितना होगा, एक का एरिया कितना था x का स्क्वायर इंटू अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई कर लूंगा टोटल एरिया कवर कर रहा था। अब मैंने जो है टाइल्स का जो एरिया है मतलब एजेस का जो लेंथ है वो क्या है कर दिया मैंने 1 यूनिट से मैंने बढ़ा दिया। तो अब जो हो जाएगा क्या x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये एरिया हो जाएगा। अब इस केस में कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 128 टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इससे भी क्या होगा मेरे पास जो एरिया होगा वो पूरा का पूरा एरिया सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब उन्होंने बोल रखा है इस दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, x का स्क्वायर इंटू 200 दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 128, ये मैं कर सकता हूँ। इससे मैं x का वैल्यू मैं निकाल लूंगा। तो मेरे पास क्या है, assume the original length of the each side of tile be x unit, make the quadratic equation from the above information। quadratic equation बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, ओके। एंड राइट द corresponding quadratic equation in standard form, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लो। इसको थोड़ा कट कर लो, देखो कितने से जाता है। ये कट करने के बाद जो बनेगा वो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके। सीधी सीधी बात है, इसमें कभी भी x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता है बताओ, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है।
और ये तुम्हारा हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 38। ये कुछ नहीं है, ये बिंगो टाइप का कोई गेम होता है, अगर खेल रखा है तो पता होगा, नहीं खेल रखा है तो इसमें कोई लेना देना इसमें है ही नहीं। उन्होंने बोल रखा है ये टेबल दे रखा है, मीडियन क्लास लिखना है, सीधी बात है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल के हिसाब से डाटा दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, मीडियन क्लास हमें निकालने आता है। ठीक है, जो सबसे ये सिंपली क्या करेंगे n/2 करेंगे, जो सब उससे आगे जो वैल्यू होगा उसको हम क्या करते हैं मीडियन क्लास के अंदर रखते हैं। ठीक है, मीडियन क्लास निकल जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोल रखा है कि फाइंड, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ, सेकंड पे बाद में आऊँगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला याद है ना, क्या होता था, ये L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय दिस f इंटू h, यही था ना मीडियन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो L हमें पता है, n/2 सिंपली कर निकाल लेंगे। CF मतलब एक स्टेप पीछे वाला होता है। H जो होगा मेरे पास क्लास इंटरवल है जो कि ऑलरेडी 15 है। फ्रीक्वेंसी उसमें चेक करके देखेंगे कितना फ्रीक्वेंसी है, वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, मोड भी मैंने बता रखा है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में दे रखा है कितने हैं 48 बॉल्स है, तो सीधी बात है। और ये जो नंबरिंग होती है 1 से लेके स्टार्ट होती है, 1 से लेके 75 उन्होंने बोल रखा है। लेकिन किसी भी जो हमारे पास जो कैंडिडेट है वो क्या है, उसका नाम क्या है, तारा नाम है उसका। तो 48 बॉल्स में हमारे पास कितने होंगे, कितने ऑड होंगे और कितने इवन होंगे। तो उन्होंने बोल रखा है क्या, फाइंड द फर्स्ट व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब 48 बॉल में से 24 बॉल्स ऑड होंगे, 24 क्या होगा, इवन होगा। तो इवन 24 डिवाइडेड बाय 48 इज बिकम व्हाट 1/2, इसका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है आपके सामने। आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। मेरे हिसाब से पेपर डिफिकल्ट नहीं है, पेपर काफ़ी सही है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोगों का पेपर अच्छा ही गया होगा। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। बाकी जो भी मैंने अपडेट्स मैंने आपको दिए हैं रिगार्डिंग बैचेस के रिगार्डिंग, उस बात का आप ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।